नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की, जिस वजह से वेस्ट बंगाल में सरकारें गिराई गई थी और भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनावों से, खासतौर से पिछले 2 चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शक्ति लगाई थी और पूरी शक्ति लगाकर भारतीय जनता पार्टी का देश भर का कार्यकर्ता और मैं समझता हूँ देश भर का हिंदू समाज जो कि परिवर्तन देखना चाहता है, देश को परम वैभव की तरफ ले जाना चाहता है, वो सब बंगाल में लगा हुआ था। पिछले चुनाव से पहले मैं भी बंगाल में ही गया था और हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में फंस गए थे। जादवपुर यूनिवर्सिटी का पूरा हमने नज़ारा देखा कि 5-7 हज़ार लोग कैसे 1 घंटे में इकट्ठे होते हैं एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति को जिसको वो जवाब नहीं दे सकते, तो फिर वो भीड़ तंत्र से उसको दबाते हैं। बंगाल एक बड़ी समस्या से ग्रसित था, इसमें कोई शक नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन बड़ी समस्या है और जो मुस्लिम जगत है, तुष्टीकरण, वो बड़ी समस्या है। पहले वो तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया, फिर वही तुष्टीकरण बाद में लेफ्ट ने किया और लेफ्ट के बाद उसी कैडर को ममता बनर्जी लेकर आई। लोग कहते हैं कि बंगाल में जो कोई भी बैठेगा वो उस कैडर को स्वीकार करेगा ही, क्योंकि वो कैडर ऐसा हायरार्की, ऐसा कह सकते हैं मकड़ी के जाल की तरह है कि उस कैडर से निपटना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का एक कैडर बन गया था और वो कैडर इतना खतरनाक था कि मायावती को तोड़ने में बहुत टाइम लगा था। बाद में योगी आदित्यनाथ जी बैठे, मतलब मायावती भी नहीं तोड़ पाई थी। बाद में योगी आदित्यनाथ जी बैठे या योगी आदित्यनाथ जी से पहले अखिलेश यादव बैठ गए थे, उन्होंने फिर से उसको रीस्टेब्लिश कर दिया था। और योगी जी जब बैठे तो पहले 2-3 साल तो योगी जी मतलब ऑर्डर करते थे लेकिन वहां इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था। आपने देखा अभी शुभेंदु अधिकारी जी की शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री जी जब गए तो सब कोई खड़ा हुआ लेकिन एक IPS ऑफिसर नहीं खड़ी हुई। जो संदेश खाली में भी उसका नाम आया था, संदेश खाली में डॉक्यूमेंट जमा करना, एविडेंस को नष्ट करना, संदेश खाली वाले मामले में वो एक बड़ी नायिका बनकर उभर कर आई थी ममता बनर्जी के टाइप से। एक पार्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती है, इसलिए उनको लगता है कि रूल करना उनका अधिकार है। उनको लगता है कि उनके एक कोई पहले बता गए हैं कि मुसलमान तो इसलिए ही पैदा होता है। वो पार्टिकुलर समुदाय आज भी इसी गलतफहमी में जी रहा है। भले ही ईरान में उनकी माँ बहन हो रही हो, भले ही वो गाजा में उनकी माँ बहन हो रही हो, भले ही पूरा खाड़ी तबाह हो, भले ही इस्लाम हाशिए पर संसार भर में पहुंच गया हो, ऐसा लगता है कि अगला विश्व युद्ध इस्लाम के खिलाफ होगा और उसको जड़ से खत्म किया जाएगा, क्योंकि पूरा विश्व परेशान है इस चरमपंथ से। तो लेकिन फिर भी ये जो गलतफहमियां हैं वो गलतफहमियां तो दूर होने वाली नहीं। बंगाल में बड़े लंबे समय तक आप सोचिए कि बंगाल में ये सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई थी कि बंगाल के अंदर काउ सैक्रिफाइस होना, मतलब काउ सैक्रिफाइस होना, और मजे की बात यह है कि बंगाल के कानूनों में भी, कानून में ये लिखा था, स्लॉटर वाले कानून में, कि अगर किसी को काउ सैक्रिफाइस करनी है तो फिर वो एक डॉक्टर से उसका प्रमाण पत्र ले लेगा और प्रमाण पत्र लेने के बाद कि भाई ये अनयूजफुल है तो उसको सैक्रिफाइस कर सकता है, क्योंकि रिलीजियस प्रोपोगेशन है इसलिए सैक्रिफाइस कर सकता है। और सबसे ज़्यादा सूचनाएं बंगाल से ही आती थी, स्लॉटर्स में दिखा कर गाय मारी जाती थी। बंगाल में सैक्रिफाइस यानी कि बकरीद के दिन गाय सीधी काटी जाती थी, ऊँट सीधा काटा जाता था। ऐसे तमाम चित्र बंगाल से आते थे। यहाँ तक कि रामनवमी की यात्राएं नहीं निकलेंगी, दुर्गा पूजा सही से नहीं होगी, ईद बनाम दुर्गा पूजा आ जाए तो ईद मनाई जाएगी, दुर्गा पूजा नहीं होगी। कोई यात्रा निकलनी है और वो शुक्रवार के दिन अगर निकलेगी तो शुक्रवार के दिन तो नमाज रोड पर होगी, पूरी रोडें कोलकाता की जाम होंगी, पूरे प्रदेश की जाम होंगी। वहां कैसे कोई रिलीजियस यात्रा निकाली जा सकती है, कैसे वहां पर कोई धार्मिक राइट को अवेल किया जा सकता है, ये एक बड़ी समस्या थी। यहाँ तक कि कोलकाता के अंदर और बंगाल के अंदर बहुत लोगों ने धरने दिए, बहुत कुछ किया। अच्छा, ये जो गाय का जो तस्करी है वो तस्करी बांग्लादेश से होती थी। बांग्लादेश से तस्करी होने की वजह से वो फेंसिंग पूरी नहीं होने दे रही उधर। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस नहीं पूरे होने दे रहे थे जब मोहम्मद यूनुस बैठे थे, और इधर से ममता बनर्जी बंगाल के बॉर्डर से पूरी नहीं होने दे रही थी। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनसे कोई ज़मीन मांग रही थी कि भाई हमें इस्तेमाल करना है और हमें वहाँ फेंसिंग लगानी है। हम BSF
के लिए सुरक्षित स्थान बनाना चाहते हैं। बीएसएफ को ऑलरेडी 50 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन दे रखा था क्योंकि बांग्लादेश एक बड़ी समस्या थी। तो लेकिन राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी, ये एक समस्या थी। लेकिन अभी राज्य सरकार बदल गई है। मजे की बात यह है कि राज्य सरकार के बदलते ही वहां प्रशासन के तेवर अभी तो नहीं बदले होंगे, वो तो हमने देखा ही। जैसे प्रधानमंत्री जी के आगमन पर शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह पर वो महोदया क्या कर रही थी, और राष्ट्रगान के लिए भी नहीं खड़े हुए बहुत सारे लोग, ऐसा लोग कहते हैं। कुल मिलाकर बात ये आती है कि अभी खुमार इतनी जल्दी उतरेगा नहीं, क्योंकि जन्म से लेकर उन्होंने अभी तक यही देखा। जन्म से लेकर मतलब कि आजादी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद सीपीआई, सीपीआई के बाद ममता बनर्जी, सब एक ही रंग में रंगे हुए थे, सारे तुष्टीकरण में घिरे हुए थे। सबको बांग्लादेश अच्छा लगता था, सबको तुष्टीकरण अच्छा लगता था, सबको एक पार्टिकुलर रिलीजन के आधार पर सरकार बनती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जब जनता ने फेंका तो 207 पर पहुंचे, जब जनता ने फेंका तो वो 80 पर निपट कर आ गए। और अगली बार अगर भारतीय जनता पार्टी 5 साल की सरकार के बाद की सिचुएशन देखिए, वो असम की तरह हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी बैठती है उसका अपना एक ऑरा है, उसका काम करने का एक तरीका है। और मजे की बात सबसे ज्यादा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में भी बैठती है उस राज्य में उस राज्य का पहले का कैडर स्वीकार नहीं करती। जैसे मुलायम अखिलेश यादव के बाद योगी जी बैठे तो उन्होंने अखिलेश यादव का पूरा कैडर डिस्ट्रॉय कर दिया। वो किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का था। लोग कहते हैं ब्राह्मण विरोधी, लोग कहते हैं ठाकुर विरोधी, लोग कहते हैं सवर्ण विरोधी, लोग कहते हैं कि भाई ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया। फिर मुसलमान कहते हैं मुसलमान तो विरोधी हैं। लेकिन योगी जी ने एक भी गुंडे को, चाहे वो किसी लेवल का था, जो नहीं मान रहा था उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। उसमें कुछ निर्दोष भी गए होंगे, नो डाउट। उसमें जब पुलिस सख्ती करती है तो कुछ अपने मन के भी पूरे करती है, यानी कि उसके अपने पर्सनल दुश्मन भी पूरे करती है। और वो कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो बदनाम करने के लिए भी काम करते हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी ये सब कुछ हो सकता है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति शुभेंदु अधिकारी में दिखती है, क्योंकि वो पिछले 10 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 5 वर्ष से तो संघर्ष में वो सामने दिखाई देते हैं ममता बनर्जी के बिल्कुल आमने सामने, कि भवानीपुर सीट से लड़ेंगी तो हम भवानीपुर से लड़ेंगे, वो पुरानी सीट से लड़ेंगी तो हम पुरानी सीट से लड़ेंगे। ममता बनर्जी जहां जाएंगी मैं सीधा सीधा उनको फाइट करूंगा, और मैं उनका उत्तराधिकारी के रूप में या फिर उनके ऑप्शन के रूप में आऊंगा। शुभेंदु अधिकारी उस प्रकार के मानसिकता के हैं, और ये बात सभी जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी स्वाभाविक नेचुरल पार्टी में अपनी आ गए हैं, इसलिए वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे हेमंत बिश्व शर्मा नेचुरल भाजपा के साथ उनकी नेचुरल पार्टी बनती थी, थे कांग्रेस में लेकिन नहीं बन रहा। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी थे उस पार्टी में, लेकिन स्वाभाविक नेचर जो है वो भाजपा से मिलता था, इसलिए शुभेंदु अधिकारी वहां प्रमोट हुए और सरकार बना ली। और अब शुभेंदु अधिकारी को हटाने के लिए 15-20 साल तो कम से कम चाहिए। ममता बनर्जी के टाइम पर रोड पर नमाज एक बड़ी समस्या थी, उत्तर प्रदेश में भी थी। योगी जी को 3 साल लगे उसको करने में। आज भी मैं समझता हूं कि जो लाउड स्पीकर बजते हैं, जो लाउड स्पीकर मस्जिदों पर बजते हैं, योगी जी के बार बार कहने के बावजूद पुलिस प्रशासन उतना नहीं करती है। और अब मुस्लिम एरिया में चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब इस्लामाबाद में आ गए हैं। पुलिस को कोई मतलब नहीं है विशेष, जब तक उनको विशेष कंप्लेंट न की जाए, और जो कंप्लेंट करे उसको पुलिस बता देगी इन्होंने कंप्लेंट करी, तो वो मुसलमान उसके घर घुस जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में आज भी है बड़ी। लेकिन फिर भी मैं मानकर चलता हूं कि 70% अगर कंट्रोल हो गया है तो 70% कंट्रोल होना भी उपलब्धि है। रोड पर नमाज उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। अगर कहीं बार ज्यादा वो है तो आप 2 शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में, 4 शिफ्टों में करवाइए। लाउड स्पीकर एक समस्या है। और गौ तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। गौ तस्करी जैसे ही उत्तर प्रदेश में पता लगता है कि गौ तस्करी हो रही है, वैसे ही सरकार से लेकर नीचे का हमला सब एक्टिव हो जाते हैं। गौ तस्करी के मामले में किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस नहीं है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश वैसा बन गया है शुभेंदु, और ऐसा ही कुछ असम में हो गया। मांस खाइए, कोई समस्या नहीं है, मांस खाइए जो आप खा सकते हैं, जो स्लॉटर एक्ट के तहत है वो खाइए, लेकिन आप गाय नहीं काट सकते। अभी शुभेंदु अधिकारी ने जो पहले आदेश किए हैं, पहला आदेश हुआ है सभी पुलिस ऑफिसर्स को प्रदेश भर में बता दिया गया है कोई भी नमाज रोड पर नहीं होगी। अब ये क्लैशेस होंगे, देखिए ये तो क्लैशेस होंगे और साल खान चलेंगे, क्योंकि वो नमाज करेंगे, ये मना करेंगे। पुलिस अभी वो रंग नहीं ले पाई है, पुलिस को लगता है शांति रहे, केवल अगर उनके नमाज पढ़ने से शांति हो सकती है तो पढ़ने दीजिए। और बाकी अब
जो जो 70% वहां की आबादी है वो अब भगवा में रंग चुकी है, ये दिखाई दे रहा है। तो फिर शुभेंदु अधिकारी ने जो आदेश दिए हैं कि नमाज रोड पर नहीं होगी, और स्ट्रिक्टली कहा पुलिस को कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। कितना फॉलो करेंगे वो तो अलग की बात है, लेकिन सरकार का इंटेंशन यहां पर दिखाई देता है कि सरकार वहां पर नमाज पूर्ण रूप से रोड पर बंद करना चाहती है, और यह होना भी चाहिए। आपको करना है पूजा पाठ अपने घर में करिए, मस्जिद के अंदर करिए, लेकिन आप रोड पर कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में तो वो खाली प्लॉट में भी नहीं करने देते, और ये कहते हैं कि ये रिलीजियस भावनाओं को भड़काने के लिए यहां पर करते हो। अपने घर में करो ना नमाज, जिसको करनी है अपनी छत पर करो, घर में करो, नमाज के लिए अपने घर में मस्जिद अंदर बना लो, उसमें करो, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से जहां ऑथराइज्ड है वहीं पर कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है बंगाल में भी कुछ होने वाला है। दूसरी बात बंगाल की ये आती है कि उन्होंने ये कहा है कि स्लॉटर के मामले में स्लॉटर हाउसेस, जो स्लॉटर हाउसेस रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस है, केवल उनमें ही स्लॉटर हो सकता है। ये जो पूरे बंगाल में काटापीटी रोड के किसी भी किनारे में होती थी वो नहीं होगी। पुलिस को कहा गया है कि कोई भी स्लॉटर बिना स्लॉटर हाउस की रिकॉग्निशन के कोई स्लॉटर हाउस नहीं चल सकता, ये ध्यान रखिए। अगर चलेगा तो पुलिस वाले जो हैं उसमें दोषी होंगे। तीसरा उन्होंने कहा है कि गौ हत्या के मामले में, गाय के सेक्रीफाइस के मामले में जो स्मगलिंग होती है वो पूर्ण रूप से बंद होनी है। आप बॉर्डर के जिलों में उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बॉर्डर के जिलों में पूरी शक्ति से आपको काम करना है कि वहां किसी भी प्रकार से कोई इलीगल स्मगलिंग ना होने पाए, यहां से या वहां से। और गाय के मामले में जो गाय है उसको बिना अप्रूवल के कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। अब ये बिना अप्रूवल का वाला मामला जो है, इसमें मुझे लगता है कानून के संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक बड़ा डिसीजन, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा डिसीजन 2005 में दे चुका है, और 2005 में उस डिसीजन में ये बात कही गई थी कि देखिए एक जीवित गाय 14 गुना ज्यादा देती है, जीवित गाय 14 गुना ज्यादा देती है, चाहे वो दूध देना बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इसको किया था, और मैं समझता हूं कि उस समय 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसको ये पता करना था कि वाकई में एक गाय की वैल्यू क्या है। तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर गाय जीवित रहती है तो उसका गोबर और उसका मूत्र केवल उतना लिया जाए, वो अपनी कॉस्ट जितना वो खाती है उससे ज्यादा वो देती है, जितनी की वो बिकती है उससे ज्यादा उसका गाय का गोबर और उसका गौमूत्र रहता है। इसके अतिरिक्त उसके मरने के बाद उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो एक गाय को जब आप मारकर स्लॉटर करके खाते हैं, खत्म करते हैं, ये कहते हुए जैसा बंगाल के कानून में है कि 14 वर्ष की आयु हो गई हो, डॉक्टर उस पर सर्टिफिकेट बना दे। अब ममता बनर्जी की सरकार में सर्टिफिकेट बनाना कौन सा मुश्किल काम होगा? जो आरजी कर जैसे अस्पतालों का मामला हमने देखा, जब महिलाओं को नहीं बचा पा रहे, डॉक्टरों को नहीं बचा पा रहे थे, तो ये तो होना ही है, मतलब आसानी से सर्टिफिकेट बनना है, कोई बड़ी समस्या नहीं। लेकिन अब सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कह चुका है कि स्लॉटर से ज्यादा एक गाय की वैल्यू उसके जीवित रहने पर होती है, और 14 गुना ज्यादा होती है। अगर आप स्लॉटर में 1 लाख की बेच रहे हैं तो 14 लाख की गाय इस समय है, अगर वो उसको जीवित रखते हैं तो, जब वो दूध देना बंद कर देती है। दूध जो उसने दिया वो छोड़ दीजिए, उसने जो पहले आपको बेनिफिट दिया उसको छोड़ दीजिए जब वो दूध दे रही थी, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तब 14 गुना इकोनॉमिक वैल्यूएशन होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड कर चुका है। अगर गुजरात के एक मामले में 2005 में, उसमें आपने राजीव दीक्षित जी का बहुत बार भाषण सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने डेटा दिया था, हमने साइंटिफिक डेटा दिया था जो कोर्ट में लगा था, और उसके आधार पर ही ये बना था। आज की तारीख में बंगाल में गाय का सेक्रीफाइस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट अलाउड है, जो मुझे लगता है कि रोकना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाय का सेक्रीफाइस वहां पर होना, भाई ये तो अल्लाह के लिए है, गाय का सेक्रीफाइस होना मामूली बात थी, बहुत लोग विरोध करते थे लेकिन वो मारे जाते थे। आज की तारीख में उन सभी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, और बॉर्डर के मामले में स्ट्रिक्टली और इन्फिल्ट्रेशन के मामले में लोगों को पकड़कर बांग्लादेश वापस भेजने की बात कही जा रही है। अब मुझे लगता है कि पुलिस जिस दिन कंट्रोल में कर लेगी, मतलब भाजपा की सरकार जिस दिन पुलिस को अपना बना लेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बना लिया है, जैसा कि हेमंत विश्व शर्मा ने बना लिया है, जैसा जहां कहीं भी सरकारें भाजपा की हैं, वैसा पुलिस को जिस दिन और प्रशासन को उन्होंने अपने रंग में रंग लिया, जैसे राहुल गांधी कहते हैं अब पुलिस और प्रशासन भी भगवा हो चुका है। अब प्रशासन से भी विश्वास नहीं रहा, कहते हैं चुनाव आयोग भगवा हो चुका है, कहते हैं कोर्ट भगवा हो चुका है, कहते हैं डिसीजन, मतलब सब कुछ उनको लगता है कि ये उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है जो हो चुका है। मैं मानता हूं कि जिस दिन राज्य सरकार इस
प्रशासनिक व्यवस्था को अपने पक्ष में कर लेगी, और कर लेगी, ऐसा नहीं। शुभेंदु अधिकारी जी अनुभवी व्यक्ति हैं, और बाकी भाजपा के बहुत सारे मुख्यमंत्री जिनसे वो सलाह भी ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो सीधे सीधे एक्शन लीजिए, मजे लीजिए। इसलिए, और बगल में असम बैठा हुआ है, असम से दोस्ती रखिए, असम वाले से उनसे पूछिए। मैं तो हेमंत विश्व शर्मा के काम को प्रत्यक्ष जानता हूं, वो सारी चीजें उंगलियों पर याद रखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि आप बजट लेकर जाइए तो उनको बजट पूरा याद रहता है कि इसमें पिछली बार कितना एलोकेशन हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना रह गया। उनको हर मोहल्ले की कहानी पता होती है, हर तरफ जहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, बॉर्डर एरिया पे क्या चल रहा है, सब कुछ उनको पता होता है। ऐसा लगता है सिंगल व्यक्ति को पूरी इंफॉर्मेशन है, जो मीडिया को नहीं। और प्रशासन उनके विरुद्ध सोच नहीं सकता। वो बात अलग है कि कुछ मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जो प्रशासन के आधार पर ही चलते हैं। अगर उनको अच्छा सलाहकार मिल जाता है तो अच्छा करने लगते हैं, बुरा सलाहकार मिल जाता है तो वो अपनी हेकड़ी में तो रहते हैं, लेकिन उनके जो प्रशासन है, प्रशासन उन पर हावी होने लगता है, जिससे उनकी क्रिटिसाइजेशन होने लगती है। लेकिन मैं समझता हूं हेमंत विश्व शर्मा उसमें यूनिक इलस्ट्रेशन है, जिनको शुभेंदु अधिकारी को फॉलो किया जा सकता है। बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी उनको फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल बगल के राज्य में है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी दीदी के साथ काम कर चुके हैं, दीदी भी इसी तरह का करती थी, बस वो नेगेटिव करने के लिए करती थी। यहां पर जो ध्यान देने की बात है, जिस दिन पश्चिम बंगाल में प्रशासन को शुभेंदु अधिकारी कंट्रोल कर लेंगे, उस दिन पश्चिम बंगाल भी नया असम बनेगा। अभी रोड पर नमाज बंद करवाई है, लाउड स्पीकर पर प्रहार की बात कही है, काउ सैक्रिफाइस, इलीगल मार्केट जो जानवर बेचने की होती है कि कहीं भी लगाया नकाशा और बेचना शुरू कर दिया, वो केवल ऑथराइज जगह पर होगी, बॉर्डर एरिया से ये नहीं होगा। ये सब कुछ मुझे लगता है जिसके लिए भाजपा की सरकार बंगाल में बनी थी, उसने डे वन से करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उनको साधुवाद कहना चाहिए, इसके लिए उनका अभिनंदन सभी को करना चाहिए कि भाजपा की सरकार बनी और जिस काम के लिए बनी थी उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया है और उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय पर आपका क्या रुख है, इस एनालिसिस पर आपका क्या रुख है, उसको नीचे जरूर लिखकर बताइएगा। जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लोग करंट अफेयर्स को जानना चाहते हैं, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिए हुए हैं, हमारे फेसबुक पेज को, हमारे ट्विटर पेज को, हैंडल को, और हमारे इंस्टा के पेज को वो फॉलो कर सकते हैं। उनको हमसे जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जुड़ने पर उनको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमको भी आपसे कुछ लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।